नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये एक पोयम है दोस्तों जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे के जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म 26 दिसंबर 1716 को हुआ था और इनकी डेथ 30 जुलाई 1771 को दोस्तों हुई थी। जैसा कि दोस्तों इस पोयम के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि ये एक एलिजी है। यदि एग्जाम में आपसे इसका जॉनरा पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये क्या है, एक एलिजी है। जैसा कि दोस्तों हम हर एक वीडियो में करते हैं कि पहले हम की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं और फिर पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझते हैं, तो इस वीडियो में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों इसके की फैक्ट्स से। इस पोयम का नाम जो है दोस्तों एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो थॉमस ग्रे हैं उन्होंने एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड को कब लिखना स्टार्ट किया था दोस्तों। 1742 में लिखना स्टार्ट किया था थॉमस ग्रे ने इस पोयम को और 1750 में दोस्तों कंप्लीट कर दिया था इस पोयम को। यदि हम बात करें इसके पब्लिकेशन की तो 1751 में दोस्तों इसको पब्लिश करा दिया था थॉमस ग्रे ने। तो ये 3 ईयर्स हैं, यहां पर तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ओरिजिनल टाइटल जो है इस पोयम का दोस्तों स्टैंजास रोट इन ए कंट्री चर्चयार्ड है। देखिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को ये सारी चीजें जाननी चाहिए जो मैं इस स्लाइड पे आपको बताने वाला हूं। ये पोयम जो फेमस है वो एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से है, लेकिन इसका ओरिजिनल टाइटल जो है दोस्तों स्टैंजास रोट इन ए कंट्री चर्चयार्ड है। अगला की फैक्ट है दोस्तों, दिस पोयम हैज 32 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच। इस पोयम के अंदर दोस्तों हमें 4-4 लाइनों के कितने स्टैंजा मिलेंगे, 32 स्टैंजा इस पोयम के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे और ये सारे के सारे ही दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक वीडियो में हम 10 स्टैंजा को दोस्तों डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगले की फैक्ट की तरफ दोस्तों। ईच स्टैंजा ऑफ द पोयम फॉलोज ए बी राइमिंग स्कीम। देखिए 32 स्टैंजा हैं और 32 स्टैंजा में हर एक स्टैंजा जो है वो 4 लाइन का है और हर एक स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। अगला की फैक्ट है दोस्तों, थॉमस ग्रे हैज यूज्ड आयाम्बिक पेंटामीटर इन इट। थॉमस ग्रे ने इस पोयम को आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। तो दोस्तों ये थे इस पोयम के सारे की फैक्ट्स। अब बात करते हैं दोस्तों इस पोयम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जो है वो थॉमस ग्रे ने इस पोयम को लिखा है। मान लीजिए ये आदमी जो है दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये थॉमस ग्रे है और ये अभी कहां पर है, एक चर्चयार्ड है। चर्च के आसपास जो जगह होती है जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, जिसे हम ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं, वहां पर ये घूम रहे हैं और गरीब किसानों की कब्रों को देख रहे हैं और उनके बारे में हमें थॉमस ग्रे इस पोयम के अंदर दोस्तों बताएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो पोएट हैं अभी चर्च में जो ग्रेवयार्ड होता है, चर्चयार्ड है, उसके अंदर हैं, वो लोगों की कब्रों को देखेंगे और हमें उन लोगों के बारे में बताएंगे। आपको ये सारी चीजें बताने का पर्पस ये है मेरा कि आप लोगों को ये पोयम अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। देखिए यहां पर जो पहला स्टैंजा है और बाद में मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों राइमिंग स्कीम भी लिख दी है। हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम आपको इसी तरह से देखने के लिए मिलेगी ताकि आप लोगों को ये राइमिंग स्कीम अच्छी तरह से याद हो जाए। इसके अलावा दोस्तों जहां पर भी मुझे लगा है कि डिफिकल्ट वर्ड देने की आप लोगों को जरूरत है तो मैंने इस तरह से आप लोगों के लिए डिफिकल्ट वर्ड दे दिए हैं ताकि आप लोग इस पोयम को अच्छे से समझें और कभी भी भूलें ना। शुरू करते हैं दोस्तों। द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग डे। देखिए यहां पर कर्फ्यू जो है वो कहा जाता है दोस्तों चर्च की जो घंटी होती है उसको। टोल्स का मतलब है दोस्तों बजाना और पार्टिंग डे का मतलब है दोस्तों जो दिन है वो समाप्त हो रहा है। तो चर्च के अंदर जो शाम के समय घंटी बजती है वो क्या बताती है कि जो दिन है वो लगभग अब समाप्त हो चुका है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग का मतलब होता है दोस्तों रंभाते हुए,
हर्ड का मतलब है पशुओं का जो ग्रुप है, वो जो रंभाते हुए पशुओं का ग्रुप शाम को अपने घरों की तरफ जाता है, वो कैसे जाता है? विंड। विंड का मतलब है दोस्तों जिगजैग चलना, मतलब टेढ़े मेढ़े चलते हैं। वो पशु जो हैं कभी भी सीधे नहीं चलते, वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। और कैसे चलते हैं? स्लोली चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। कहां पर चलते हैं? ओवर द ली। ली का मतलब है दोस्तों घास के मैदान। तो शाम के समय में जब दिन खत्म हो जाता है तो जो पशु हैं वो भी धीरे धीरे अपने घरों की तरफ को घास के मैदान से टेढ़े मेढ़े चलते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा द पिलोमैन, पिलोमैन कौन होता है दोस्तों? किसान या फिर हलदर हम उसे कह सकते हैं। होमवर्ड, वो भी जाता है अपने घर की तरफ को। प्लोट्स का मतलब है दोस्तों अपने थके हुए पैरों से। ही इज वेरी वे, ही इज वेरी वे जो है दोस्तों यहां पर क्या है? जो उसका रास्ता है वो थका हुआ है। रास्ता थका हुआ नहीं है, थका हुआ तो कौन है? किसान है। तो यहां पर राइटर ने एक बहुत ही अच्छी तरह से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए इस एडजेक्टिव को दूसरी जगह, वेरी, जो वेरी का मतलब होता है थकाना, उसको दूसरी जगह इस्तेमाल कर दिया है। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों? ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल यहां पर पोएट ने किया है। तो जो किसान है वो भी अपने थके हुए पैरों से घर की तरफ को जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। यहां पर दोस्तों पोएट कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग अपने दिन का काम खत्म करने के बाद अपने घरों की तरफ को चल दिए हैं। और यहां पर अब क्या होने वाला है? अंधेरा होने वाला है, क्योंकि रात होने वाली है। लेकिन पोएट अभी भी कहां पर बैठा हुआ है? कब्रिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। तो सभी लोग अपना अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पोएट अभी भी कब्रिस्तान में है। अगला स्टैंजा है दोस्तों, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन दी साइड। देखिए फेड्स का दोस्तों मतलब होता है जो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाए या फिर धुंधला पड़ने लगे। क्या? ग्लिमरिंग का मतलब होता है जो चमकने वाली चीज होती है डे टाइम में, वो धीरे धीरे क्या पड़ने लगती है? धुंधली पड़ने लगती है। जैसे कि लैंडस्केप, जो जमीन है, जैसे अब आपको दिन में जमीन जो है वो अपनी आंखों से साफ दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगेगा वो कैसी होती चली जाएगी? धुंधली पड़ती चली जाएगी। ऑन दी साइड का मतलब है बहुत कम समय में। जैसे ही सूरज छिपता है दोस्तों उसके बाद बहुत कम समय में चीजें जो है धुंधली पड़ती चली जाती हैं और बाद में अंधेरा हो जाता है। एंड ऑल दी एयर, ऑल दी एयर का मतलब है जो उस ग्रेवयार्ड, जो उस चर्चयार्ड के आसपास का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? सोलम है, मतलब गंभीर है। स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब है बिल्कुल शांत है। जो उस चर्चयार्ड है, जिस चर्चयार्ड के पास थॉमस ग्रे हैं, अभी वहां पर घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो वहां का जो वातावरण है कैसा है? बिल्कुल शांत है। सेव, लेकिन सेव का मतलब है उसके अतिरिक्त, उस शांति के अतिरिक्त वहां पर और क्या है? वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। बीटल होता है दोस्तों एक तरह का कीड़ा। कीड़ा किस तरह का होता है? मैं आपको वो कीड़ा दिखा देता हूं। देखिए इस तरह का कीड़ा होता है बीटल। बीटल जो होता है दोस्तों इसके 4 पंख होते हैं। व्हील शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है इसके 4 पंखों के लिए किया गया है। और ड्रोन, आपने देखा होगा ड्रोन जब उड़ता है तो वो एक आवाज करता है भिन भिनाने जैसी। तो जो ये बीटल है ये भी ऐसी ही आवाज करता है। तो जो कब्रिस्तान की शांति है वो इस बीटल के उड़ने से क्या हो रही है? भंग हो रही है। अदरवाइज वहां पर बहुत ही शांति है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल दी डिस्टेंट फोल्ड्स, या फिर इस बीटल के अलावा वहां पर किस चीज की आवाज आ रही है? फोल्ड्स की, जो भेड़ बकरी होती हैं। डिस्टेंट का मतलब है दोस्तों दूर से, जो भेड़ बकरी बहुत दूर से जा रही हैं, इस चर्चयार्ड के पास नहीं है, दूर से जा रही हैं, उनके गले में क्या बजी हुई है? बंधी हुई हैं, घंटी बंधी हुई है। और वो घंटी क्या कर रही हैं? टिंकलिंग कर रही हैं, टन टन की आवाज कर रही हैं। आपने देखा होगा जब भेड़ चरने के बाद थकी हुई, ड्राउजी का मतलब है दोस्तों थकी हुई, अपने घरों की तरफ को जाती हैं तो उनके गले में जो घंटी बंधी होती है वो टन टन की आवाज करती है। और वही आवाज जो चर्चयार्ड है उसकी शांति को भंग कर रही है। तो 2 चीजों की आवाज ग्रेवयार्ड की जो शांति है, चर्चयार्ड की जो शांति है उसे भंग कर रही है। एक तो बीटल की आवाज जो कि आपके सामने ये रहा, और दूसरा दोस्तों पशुओं के गले में बज रही घंटी की आवाज इस शांति को भंग कर रही है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टैंजा की तरफ। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल टार। देखिए सेव का मतलब है इसके अलावा, मैंने आपको पिछली स्लाइड पर भी बताया था, सेव का मतलब है दोस्तों इसके अलावा या फिर इसके अतिरिक्त। फ्रॉम योंडर, योंडर का मतलब होता है दोस्तों आप किसी चीज की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो वो कहते हैं इसके अलावा वहां पर। आईवी, आईवी का मतलब है दोस्तों बेल, लता जो है। मेंटल टार, जो कि जो चर्च है उसके ऊपर एक टावर है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये चर्च की टावर है, ये जो मीनार है चर्च की मीनार है, और इसके अंदर ऊपर क्या है, सदाबहार बेल हैं। ये बेल जो है ये चर्च की टावर के ऊपर हैं। और वहां पर क्या चीज है, द मोपिंग आउल। मोपिंग का मतलब है दोस्तों एक उदास आउल, एक उदास उल्लू है। डस्ट टू द मून कंप्लेंट, और वो क्या कर रहा है, मून से कंप्लेन कर रहा है, चांद से कंप्लेन कर रहा है। और किसकी कंप्लेन कर रहा है दोस्तों, ये पोएट की कंप्लेन कर रहा है। ऑफ सच, ऑफ सच का मतलब है, देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है पासर बाय, जो राहगीर लोग होते हैं। वो कह रहा है मून से कि ऐसे जो राहगीर लोग होते हैं, कैसे, जैसा कि ये पोएट है, एज वंडरिंग नियर द सीक्रेट बॉवर। वो कह रहा है, उल्लू कह रहा है कि ऐसे लोग जो घूमते हैं ना, यहां पर वंडर करते हैं, घूमते रहते हैं, कहां पर, नियर हर सीक्रेट बावर। हर का मतलब है दोस्तों यहां पर उल्लू, सीक्रेट का मतलब है ये जो घोंसला है ना, उल्लू अपना छिपाकर बनाता है इन बेलों के अंदर, इसीलिए उसने उसका सीक्रेट वर्ड का इस्तेमाल किया है। और यहां पर दोस्तों मोलेस्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि ऐसे रागीर लोग जो हैं इस उल्लू की जो शांति है उसको भंग कर देते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। हर एंशिएंट सोलिटरी रेन, जो उल्लू है अपना जो घोंसला बनाता है वो ऐसी ही जगह पर बनाता है जहां पर शांति ही शांति हो, लेकिन ऐसे राहगीर लोग आकर उसकी शांति को भंग कर देते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। बीनीथ दोस रग्ड आर्म्स एंड यू ट्रीज सेड। और दोस्तों यहां पर अब बात होगी उन किसानों की, जो किसान जो हैं कब्रों के अंदर दफनाए जा चुके हैं, उनको कब्रों के अंदर दफनाया गया है। उनकी कब्रों के लिए कोई भी टूम्ब नहीं बनाया गया है, कोई भी यादगार चीज उनकी कब्रों के लिए नहीं बनाई गई है, क्योंकि वो कोई अमीर लोग तो हैं ही नहीं। तो अब उन इंसानों की बात होने वाली है जो लंबे समय पहले ही मर चुके हैं और इस कमरों के अंदर, जो यहां पर चर्चयार्ड के अंदर कब्र हैं, उनके अंदर दफन है। तो यहां पर पोएट उन लोगों की बात करने वाले हैं। बीनीथ दोस रग्ड आर्म्स, यहां पर बीनीथ का मतलब है दोस्तों नीचे, और ये आर्म्स जो है दोस्तों ये एक पेड़ का नाम है जिसकी जो छाल होती है, जो पेड़ की आपने देखा होगा जब पेड़ होता है वो कभी कभी खुरदुरा होता है, उसकी जो लकड़ी होती है वो उबड़ खाबड़ होती है उसकी छाल, ठीक है। दैट यू ट्री सेड, और वहां पर आर्म्स ट्री के अलावा यू ट्री भी हैं, दो तरह के वहां पर पेड़ बताए गए हैं, जिसके नीचे ये कब्र जो है बनी हुई हैं। और ये कब्र अब कैसी हालत में आ गई हैं वो अब आगे बताया जाएगा। वेयर हैव्स द टफ, हैव्स का मतलब है दोस्तों उग आना, और टफ का मतलब है दोस्तों क्या, घास फूस। उन कब्रों के ऊपर क्या उगाई है, घास फूस उग आई है। इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, हीप का मतलब है दोस्तों मिट्टी के ढेर, और वो कैसे हो चुके हैं, मोल्डर हो चुके हैं। अब वो ढेर जो है लगभग खत्म हो चुके हैं। अब उन कब्रों की जो निशानी है ना वो भी लगभग खत्म होने वाली है। बहुत लंबे समय पहले ये जो लोग हैं दफनाए गए थे यहाँ पे। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और इन कब्रों के अंदर वो गरीब किसान, वो गरीब लोग, वो हमेशा के लिए दफनाए जा चुके हैं। और इस छोटी सी जगह में, नैरो सेल का मतलब है इस कब्र की छोटी सी जगह में वो हमेशा अब लेटे रहेंगे, वो हमेशा सोते ही रहेंगे। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड का मतलब है यहां पर दोस्तों सिंपल, बहुत ही साधारण से लोग। ये जो लोग हैं इन कब्रों के अंदर दफनाए गए हैं, ये कोई धनी लोग नहीं हैं, ये बहुत ही साधारण से लोग हैं। फोर फादर्स का मतलब है दोस्तों पूर्वज, जो विलेजर्स हैं उनके ये पूर्वज हैं। ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट क्या है दोस्तों, ये एक कलेक्टिव नाउन है
और उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर ज्यादा घर ना हो, बहुत कम घर हो। तो ऐसी जगह से ये गरीब लोग बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से, और अब ये मरने के बाद इस छोटी सी कब्र में ही सो रहे हैं। तो ये पता चला आपको कब्रों का हाल। अब दोस्तों इस स्टैंजा से आपको पता चलने लगेगा कि ये लोग जब जीवित थे तो कैसी लाइफ जीते थे, और अब मरने के बाद इनकी लाइफ जो है वो कैसी हो गई है। द ब्रीजी कोल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। देखिए, मॉर्न का मतलब है दोस्तों सुबह, जो सुबह का टाइम होता है उस समय पर हवा होती है। ब्रीजी है यहां पर क्या, हवा दोस्तों। और इंसेंस का मतलब है दोस्तों यहां पर खुशबूदार, जो सुबह को चलने वाली खुशबूदार हवा होती है, वो हमारी ब्रीदिंग को, वो हमारी सांसों को, वो हमारी बॉडी को ताजगी देती है। तो यहां पर पोएट कहना चाहते हैं कि जो कब्रों में मरे हुए लोग हैं ना, ये जब जीवित होंगे तो ये सुबह को बहुत जल्दी उठ जाते होंगे और सुबह की ताजी हवा का आनंद लेते होंगे। द स्वेलो ट्वीटरिंग फ्रॉम द स्ट्रो बुल्ट सेड। स्वेलो का मतलब है दोस्तों सुबह को बोलने वाले जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो चहचाते हैं, उनके चहचाने की आवाज से ये लोग उठ जाया करते होंगे। और ये जो पक्षी हैं वो कहां से चहचाते होंगे, स्ट्रो बुल्ट सेड से, अपने घास फूस के बने हुए घोंसले से। और इनकी आवाज सुनने के बाद ये जो गांव के किसान लोग हैं वो उठ जाते होंगे। द कोक श्रिल क्लैरियन, या फिर मुर्गे की जो बाग होती है, उस बाग को सुनकर ये लोग उठ जाते होंगे बहुत ही जल्दी। और द एकोइंग हॉर्न। एकोइंग हॉर्न का मतलब है दोस्तों जो शिकारी का हॉर्न होता है, उस शिकारी की हॉर्न की आवाज से भी लोग उठ जाते हैं। तो यहां पर पोएट कहना चाहते हैं कि जब ये जो कब्रों में डेड पीपल हैं वो क्या होते होंगे, उठ जाते होंगे सुबह में ही ताजी हवा खाने के लिए, चिड़ियों के चहचाने से उठ जाते होंगे, मुर्गे की बाग से उठ जाते होंगे। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। और अब वो ऐसे बेड में सोए हुए हैं कि अब ना तो कोई मुर्गे की बाग, ना ही ताजी हवा सुबह की, या फिर चिड़ियों का चहचाना उसे उठा नहीं पाएगी, इन लोगों को उठा नहीं पाएगी, क्योंकि ये मर चुके हैं, अब ये सदा के लिए सो चुके हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पोएम समझ में आ रही है। बढ़ते हैं आगे। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। अब उन लोगों के लिए ब्लेजिंग का मतलब होता है दोस्तों जलना, हर्थ का मतलब है दोस्तों यहां पर चूल्हा। जब वो लोग काम से लौटकर आते थे तो उनकी जो वाइफ होती थी वो चूल्हा जलाती थी ताकि वो लोग अपने हाथों को सेक सकें, अपनी ठंड को दूर भगा सकें, और उनकी जो पत्नियां हैं उनको खाना बना सकें उस चूल्हे पर गरम गरम। तो इसलिए चूल्हा जलाया जाता था। लेकिन वो चूल्हा अब नहीं जलेगा, अब उस चूल्हे को नहीं जलाया जाएगा क्योंकि ये लोग मर चुके हैं। और या फिर बिजी हाउसवाइफ पिलाए हर इवनिंग केयर, या फिर जब वो वापस लौटकर आते थे, कब लौटकर आते थे दोस्तों, इवनिंग में, शाम में लौटकर आते थे, और उनकी जो पत्नियां थी उनके आने के बाद बिजी हो जाती थी थोड़ी सी, क्योंकि उनको पता था कि उनके जो हस्बैंड हैं वो काम से वापस आए हैं, तो वो अपना समय उनकी सेवा में देती थी। तो जो हाउसवाइफ हैं अब वो भी बिजी नहीं रहेंगी, अब उनके पास भी कोई काम नहीं है क्योंकि ये गांव के जो लोग हैं वो मर चुके हैं। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। यहां पर दोस्तों सायर्स का मतलब है जो फादर लोग हैं। जब पिता लोग हैं घर पर काम से वापस आते हैं तो बच्चे जो हैं वो भाग कर आते हैं कि पापा आ गए, पापा आ गए। और वो कैसी आवाज में बोलते हैं, तोतली सी आवाज में बोलते हैं, और वो आकर अपने पापा से चिपट जाते हैं और क्लिम्ब हिज नीज, और आकर पकड़ लेते हैं या फिर चढ़ने लगते हैं किस पर, उनके घुटनों पर। दैट एनवीड किस टू शेयर, और उनकी जो एनवीड किस हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं वो आते हैं अपने पापा के घुटनों को पकड़ते हैं, और उनके बीच में एक रेस होती है बच्चों के कि पापा को पहली किस कौन करेगा। तो ये रेस किसके बीच में हो रही है, बच्चों के बीच में हो रही है। तो अब ये रेस नहीं होगी क्योंकि ये जो लोग हैं अब मर चुके हैं। देखिए, अब तक हमने बात की थी इनकी जिंदगी के बारे में, अब बात होगी इनके करने खाने के बारे में कि ये किस तरह से करते खाते थे। Oft did the harvest to their sickle yard। ये कह रहे हैं यहां पर कि ये लोग जो है ना
फसलों को, हार्वेस्ट का मतलब है दोस्तों फसलों को उगाते थे और अपने ही औजारों से। सिकल होता है दोस्तों एक तरह का औजार, हसिया जिसे बोल सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल उसे दरांती बोलते हैं। तो ये फसलों को उगाते थे और अपनी ही दरांतियों से काटते थे। देयर फरो ऑफ्ट द स्टबन ग्लीव हैज ब्रोक। फरो का मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसान हल चलाते हैं तो जो नुकीला पार्ट होता है वो जमीन के अंदर घुस जाता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं तो एक लाइन सी खिंचती चली जाती है। उस लाइन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फरो बोलते हैं। और स्टबन का मतलब है दोस्तों यहां पर कि जो कठोर मिट्टी है, ग्लीव का मतलब है दोस्तों मिट्टी, वो कठोर मिट्टी है, वो नुकीला पार्ट जो होता है हल्का, उसको आसानी से ब्रोक कर देता है, तोड़ता हुआ बढ़ जाता है। हाउ जोकंड, जोकंड का मतलब है दोस्तों खुशी, बहुत ही खुशी से कोई भी काम करना। जो किसान लोग हैं वो अपने खेतों की जुताई जो करते थे बड़ी ही खुशी के साथ करते थे। डिड दे ड्राइव देयर टीम ए फील्ड, और वो ड्राइव करते थे, चलाते थे अपनी टीम को, कहां पर? फील्ड में, खेतों में। तो जो किसान की टीम है वो क्या है? वो बैल है। जो बैल हैं वो किसान की टीम है, उससे वो अपने खेतों को जोतते हैं। किसान जो हैं बैलों की टीम के साथ रहते हैं और उससे अपने खेतों को जोतते रहते हैं। तो अब इन खेतों को कोई नहीं जोतेगा, क्यों? क्योंकि अब ये किसान जीवित नहीं है। इस तरह की ताकत जो पुराने लोगों में थी वो अब नहीं है लोगों में। अब तो लोग ट्रैक्टर से जोतने लगते हैं, हल वल से काम नहीं करते। हाउ बोव्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी ब्रोक। यहां पर दोस्तों बोर्ड का मतलब है तोड़ना। क्या तोड़ते थे ये? वुड्स को, जो पेड़ों की लकड़ियां होती है ना, उनको तोड़ते थे और तोड़कर गिरा देते थे। कहां पर? बीनीथ, नीचे गिरा देते थे। देयर स्टर्डी स्ट्रोक मतलब वो अपने कुल्हाड़ी के बहुत ही ताकतवर प्रहार से, एक ही प्रहार में लकड़ी को काटकर नीचे गिरा देते थे। उन लोगों के पास इतनी ताकत थी। वो लोग दूध दही पीते थे ना, वो चाउमीन बर्गर नहीं खाते थे हम लोगों की तरह, ठीक है? तो इस तरह से उन लोगों के अंदर बहुत ताकत थी। वो अपनी कुल्हाड़ी के प्रहार से लकड़ी को काटकर बहुत जल्दी नीचे गिरा देते थे। तो इस तरह की जो ताकत है आजकल के लोगों में देखने के लिए नहीं मिलती, और अब ये लोग लकड़ी भी नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये मर चुके हैं। आई होप दोस्तों यहां तक की चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों ये जो स्टैंजा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने दोस्तों इसके नीचे डिफिकल्ट वर्ड भी लिख दिए हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में दोस्तों जो पहली लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो लाइन है ये किस वर्क से ली गई है, या फिर इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? तो यहां पर दोस्तों पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। अब मैं आपको इसका मतलब बताते हुए आगे बढ़ता हूं। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। दोस्तों एम्बिशन का मतलब है जो धनी लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, मतलब उनके पास पैसा जो है वो बहुत होता है। मोक, उनको नहीं हंसना चाहिए। मोक मतलब हंसना नहीं चाहिए। किस चीज पर? देयर यहां पर कौन है दोस्तों? जो गरीब किसान हैं, जो मर चुके हैं, अभी कब्रों में दफनाए हुए हैं, उन पर नहीं हंसना चाहिए। उनकी किस चीज पर? यूजफुल टॉयल, उनके कठिन परिश्रम पर नहीं हंसना चाहिए। देयर होमली जॉयस, देखिए यहां पर होमली का मतलब है बहुत ही ज्यादा साधारण। इनके जो सपने होते थे, इनकी जो खुशियां होती थी ना, वो बहुत ही ज्यादा साधारण होती थी। इनको जीने के लिए बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे और उसी के साथ खुश रहते थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्यूर, डेस्टिनी का मतलब है दोस्तों भाग्य, और ऑब्सक्यूर का मतलब है डिफिकल्टीज। जो भी भाग्य ने इनकी किस्मत में जो भी डिफिकल्टीज दी थी, जितनी भी कठिनाइयां दी थी, उसको ये क्या करते थे? एक्सेप्ट करते थे और उसी के साथ खुशी से रहते थे। नोर ग्रैंडियर हियर विद द स्टैंडफुल स्माइल। देखिए ग्रैंडियर का मतलब है दोस्तों जो शान है, शान वाले लोग हैं, ऐश्वर्य वाले लोग हैं, जब भी इन गरीब लोगों के बारे में सुनते हैं तो उनको ऐसा सुनने के बाद कैसी स्माइल नहीं देनी चाहिए? घृणा से भरी हुई स्माइल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का जीवन जो है अलग अलग होता है।
कोई यहाँ पर अमीर है, कोई यहाँ पर गरीब है। अगर सभी लोग यहाँ पर अमीर हो जाएंगे तो इस दुनिया का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, कोई किसी के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए अमीर लोगों को गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं, एनल्स का मतलब है दोस्तों उनके जीवन की जो कहानी है, उनका यदि हम इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो वो ऐसा ही है। वो बड़े ही साधारण तरीके से रहते थे, उनका जीवन जो है बड़े ही ऐश्वर्य से आराम से चलता था, कठिनाइयों के साथ भी। यदि हम उनकी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो हमें सारे लोग ही ऐसे मिलेंगे। यहां पर जो कब्रिस्तान में लोग दफनाए गए हैं वो अलग से कोई गरीब नहीं है, वे भी उन गरीबों में से ही एक हैं जो अपना जीवन कठिनाइयों के साथ जीते हुए भी आनंद से जीते थे। आई होप दोस्तों ये स्टैंजा भी आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पोम्प ऑफ पावर। देखिए यहां पर दोस्तों बोस्ट किस चीज को बोलते हैं, जो हम बात करते हैं ना, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। हेराल्ड्री का मतलब है उनकी महानता। जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में तो कोई बात करता नहीं है, लेकिन अमीर लोग जो होते हैं यदि उनके बारे में बात की जाए, उनकी महानता के बारे में बात की जाए कि वो कितने महान थे, उनके बारे में बोस्टिंग की जाए, बड़ी बड़ी बातें की जाए। द पोम्प ऑफ पावर, या फिर जो उनकी संपत्ति थी, धन था, उस सारी चीजों के बारे में बात की जाए, या फिर उनकी शक्ति के बारे में बात की जाए, मतलब उनका साम्राज्य कितना था, उन्होंने कितने युद्ध जीत लिए, इन सारी चीजों के बारे में यदि बात की जाए। एंड ऑल द ब्यूटी, या फिर उनके घरों में जो भी खूबसूरत चीजें हैं, या फिर खूबसूरत औरतें हैं, या फिर जो लोग अमीर हैं उनकी ही खूबसूरत की बात की जाए। ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, या फिर जो भी उनके पास वेल्थ है, संपत्ति है, ये सारी की सारी चीजें। अवेट्स अलाइक दी इनइविटेबल आर, इन सभी चीजों का किस चीज पर, डेथ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जब डेथ को आना होता है वो आती ही है, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। जब डेथ को आना है तो कोई भी, आर का मतलब है उसके समय को बदल नहीं सकता, ना ही पैसे से, ना ही अपनी पावर से, ना ही अपनी सुंदरता से। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और जो इन अमीर लोगों का भी पाथ होता है ना, अंत में ये कितनी भी पावर दिखा लें, कितनी भी महानता दिखा लें, कितनी भी पैसा दिखा लें, इन सभी लोगों का जो अंतिम रास्ता होता है, सब लोगों को जाना कहां पर है, ग्रेव में है। मौत जो है, डेथ जो है, फाइनल डेस्टिनेशन है सभी को दोस्तों। डेथ को एक ना एक दिन आना ही है। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, और यहां पर दोस्तों जो थॉमस ग्रे हैं वो अमीर लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को, प्राउड का मतलब है यहां पर वो सारे अमीर लोग जो घमंड करते हैं अपनी चीजों पर, पावर पर, जो मनी है उस पर, या फिर ब्यूटी पर, अपने साम्राज्य पर, उन सब लोगों को यहां पर थॉमस ग्रे एड्रेस करते हैं। इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट, इम्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों और दोष लगाना, कि आप लोगों के उन गरीब लोगों पर दोष नहीं लगाने चाहिए मरने के बाद। जो लोग कब्रिस्तान में अभी दफनाए हुए हैं उन लोगों के बारे में थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि उन लोगों पर तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगाना चाहिए। किस बारे में ये बात कर रहे हैं? इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम्ब नो ट्रॉफीज रेस। देखिए कि जो गरीब लोग हैं कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया है बाहर की तरफ, जो अमीर लोग हैं उनको अंदर की तरफ दफनाया जाता है। तो जो गरीब लोग हैं उनकी याद में कोई भी टूम्ब नहीं बनाया गया, उनकी याद में कोई भी मकबरा नहीं बनाया गया। इसीलिए अमीर लोगों को गरीब लोगों पर दोष नहीं लगाना चाहिए कि तुम लोगों की जो कब्र है उस पर कोई भी मकबरा नहीं बना हुआ है। नो ट्रॉफीज, ट्रॉफीज का दोस्तों यहां पर मतलब है मीनारे, या फिर उनकी याद में कोई मीनारे नहीं बनवाई गई हैं। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रोन आइल एंड फ्रैटेड वॉल्ट। देखिए यहां पर लॉन्ग ड्रोन आइल का दोस्तों यहां पर मतलब है कि जब कोई भी अमीर लोग मर के जाते हैं तो जो चर्च के अंदर सजावट होती है, मतलब चर्च का जो गलियारा होता है उसमें सजावट होती है, या फिर फ्रैटेड, इसका मतलब है दोस्तों जो सजावट होती है वो कहां तक पहुंच जाती है, छत तक पहुंच जाती है, सीलिंग तक पहुंच जाती है। उन लोगों के मरने के बाद चर्च की सजावट भी की जाती है, ठीक है। लेकिन गरीब लोग जब मरते हैं तो चर्च भी नहीं सजता है। तो ऐसा
ना होने पर अमीर लोगों को गरीब लोगों की मौत पर कोई भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ रेस। देखिए पीलिंग का यहां पर मतलब है दोस्तों बजती हुई घंटियां, बजती हुई घंटियों की आवाज। स्वेल्स का मतलब है फैल जाना, चारों तरफ फैल जाना। नोट का मतलब है दोस्तों ध्वनि, और प्रेज का मतलब है उनकी प्रशंसा में, और एंथम का मतलब है गीत। देखिए जब कोई अमीर आदमी मरता है तो चर्च के अंदर घंटियां बजाई जाती हैं और वहां पर एक गीत गाया जाता है जिसकी ध्वनि चारों तरफ फैल जाती है। तो जब गरीब लोग मरते हैं तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए भी अमीर लोगों को गरीब लोगों के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि उनके लिए किसी ने गाना नहीं गाया, घंटियां नहीं बजाई। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और इस वीडियो का दोस्तों ये लास्ट स्टैंजा होगा। इसके बाद दोस्तों अगले पार्ट में हम आगे की पोएम को कंटिन्यू करेंगे। कैन स्टोर्ड अन और एनिमेटेड बस्ट। देखिए अन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कलश होता है, कि जिस तरह से किसी अमीर आदमी की अस्थियां जो हैं एक बहुत ही महंगे और सुंदर कलश में रख दी जाती हैं। या फिर एनिमेटेड बस्ट, उनके लिए क्या बनाया जाता है, स्टैचूज बनाए जाते हैं, मतलब उनकी मूर्तियां बनवाई जाती हैं। देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। जब ग्रीक में ये प्रथा चली थी कि जो अमीर लोग होते थे उनको मरने के बाद उनकी अस्थियों को कलश में रखा जाता था, या फिर मरने के बाद आप उनके लिए क्या बनाए जाते थे, स्टैचू बनाए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एरिस्टोटल का स्टैचू रख दिया है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं। और यही प्रथा किन लोगों ने कंटिन्यू की, इंग्लैंड के लोगों ने कंटिन्यू की, कि मरने के बाद लोगों की अस्थियों को कलश में रखा जाए, उनके लिए स्टैचू बनाए जाए। अमीर लोगों के ऐसा करने से कि वो लोग अस्थियों को अर्न में रखें या फिर मरने के बाद उनके क्या बनाएं, स्टैचू बनाएं। क्या ऐसा करने से बैक टू इट्स मैंसन कॉल दी फ्लीटिंग ब्रीथ। यहां पर कहते हैं कि ऐसा करने से, मैंसन का मतलब है कि शरीर वापस आ जाना, ऐसा करने से क्या उनका शरीर वापस आ जाएगा, या फिर फ्लीटिंग ब्रीथ का मतलब है उस शरीर के अंदर सांसें वापस आ जाएंगी। क्या ऐसा करने से कोई मरा हुआ इंसान जाग जाएगा, जीवित हो जाएगा। कैन ओनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। और यदि मरे हुए लोगों के सम्मान में आप कुछ शब्द बोलते हो तो क्या वो जो शरीर है मरा हुआ वो जीवित होकर खड़ा हो जाएगा अपनी प्रशंसा, ऑनर, सम्मान को सुनने के लिए? ऐसा नहीं है। अमीर लोग ऐसा करते बेशक हैं, लेकिन ऐसा करने से कोई भी मृतक शरीर उठकर खड़ा नहीं होता। और फ्लैटरी सूथ द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। देखिए फ्लैटरी का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी भरा भाषण जो देते हैं लोग किसी के मरने के बाद। क्या वो चापलूसी भरे शब्द जो हैं वो मरे हुए इंसान के कानों तक पहुंच जाते हैं, और उसको सुनने के बाद जो इंसान है वो खड़ा हो जाता है अपनी चापलूसी सुनने के लिए? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए अमीर लोगों को गरीब लोगों के मरने के बाद मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे उनकी याद में कोई टूम बने या ना बने, कोई मीनार बने या ना बने, या फिर उनकी अस्थियों को एक महंगे अर्न के अंदर, कलश के अंदर रखा जाए या ना रखा जाए, या फिर उनकी याद में कोई स्टैचू बनाया जाए या ना बनाया जाए। फिर भी अमीर लोगों को गरीब लोगों पर मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जाना सभी को कब्र में है, मिट्टी में ही सब लोगों को मिल जाना है। आई होप दोस्तों यहां तक आपको ये पोयम समझ में आई है। कंटिन्यू करेंगे दोस्तों इस पोयम को अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।